Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. करेंगे चैप्टर रीड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स फ्रॉम सेकेंडरी साइंस बुक फॉर क्लास 7 और यहाँ हम इस चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। फोर्स इज़ द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि दो तरह की मेन फोर्सेस होती हैं, पुश या पुल। ठीक है, या तो आप किसी को धकेलते हो या खींचते हो अपनी तरफ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। धक्का दोगे तो अपने ऑपोजिट दोगे, खींचोगे तो अपने तरफ खींचोगे। सम forces only act when two objects are in contact with each other। अब कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो फोर्स अप्लाई होती है। दीज आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। ये फोर्सेस कहलाती हैं कांटेक्ट फोर्सेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं। कांटेक्ट फोर्सेस वो हैं जब आपने किसी चीज़ को टच कर लिया, ठीक है ना, तो आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दी आपके और उसके बीच में जो फोर्स लगी आपने उसको पकड़ के उठाया, रखा, खींचा, धकेला, तो ये आपने उसके साथ कांटेक्ट बनाकर ये सारे काम किए। अब जिस तरह हम ज़मीन पर चलते हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नज़र नहीं आती, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो नज़र नहीं आती लेकिन एक्ट कर रही है हमारे ऊपर। यानी हमें उसने पकड़ कर नहीं रखा हुआ लेकिन गैर इरादी तौर पर ना नज़र आते हुए भी उसने हमें पकड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो हमें टच नहीं कर रही है, लेकिन उसने इस किस्म का मैग्नेटिक फील्ड हमारे इर्द गिर्द रखा हुआ है कि हम ज़मीन पर सीधे खड़े हो सकते हैं या चल सकते हैं। इस फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट या एक्ट एट डिस्टेंस फोर्स कहते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल पुल या अर्थ होल्ड द मून इन ऑर्बिट एट डिस्टेंस ऑफ ओवर 350,000 किलोमीटर्स। अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स या यही ग्रेविटेशनल पुल है जिसने अर्थ को जिसकी मदद से अर्थ ने मून को अपने इर्द गिर्द ऑर्बिट करने पर मजबूर किया हुआ है। ठीक है, और एक्ट एट अ डिस्टेंस फोर्स जो है ना, यानी ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत दूर तक असर रखती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ज़मीन ने चांद को इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपने गिर्द ऑर्बिट करवा रहा है और 350,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है मून और अर्थ के दरमियान में, और इतनी दूर तक इसकी ग्रेविटी की पुल या ग्रेविटेशनल पुल जा रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अर्थ जो हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है ना वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू कांटेक्ट फोर्सेस के। All the pieces of metal and concrete in the bridge shown in the photograph are acted upon by forces। अब जितने भी पीस जुड़े हुए ना इस पुल के अंदर, चाहे वो कंक्रीट हो यानी हमारा सीमेंट वगैरह हो या उसमें सरिये या मेटल का इस्तेमाल किया गया हो, वो सारे एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स के तहत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक्ट कर रहे हैं। दिस चेंजेस देयर शेप, और यही एक्शन जो है ना उनकी शेप को चेंज करने का सबब बन रहा है। कैसे? अब आप देख रहे हो कि इसके ऊपर स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है, और उन स्ट्रिंग्स ने उठा कर रखा हुआ है इस पुल को अपने ऊपर, यानी वो इसको अपनी तरफ पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये पुल टिका हुआ है और उन स्ट्रिंग का सारा वज़न जो है ना इन लंबे लंबे कॉलम्स के ऊपर है जो आपको नज़र आ रहे हैं, खंबे टाइप। ठीक है ना, जो खंबे लगे हुए हैं, कॉलम्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर सारा बोझ डला हुआ है इन स्ट्रिंग्स का। ठीक है, और वो किस तरह खड़े हुए हैं? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। उनको किसने रोक कर रखा हुआ है? वो एट डिस्टेंस फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने उनको रोक कर रखा हुआ है। सम पीसेस आर इन टेंशन, द फोर्सेस आर स्ट्रेचिंग देम। अब कुछ पीसेस जो हैं वो टेंशन में है, खिंचाव में है। ठीक है, और उनको इस खिंचाव के अंदर स्ट्रेच किया जो हुआ है ना, खींच कर जो रखा है। जैसे आप रबड़ बैंड को एक उंगली इधर और एक उंगली डालकर खींच लेते हो तो आप दोनों तरफ से फोर्सेस पुल कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, पुल वाली फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, तो वो स्ट्रेच हुआ हुआ है। और जब कोई चीज़ स्ट्रेच हुई होती है ना तो उसमें खिंचाव पैदा होता है जिसको टेंशन कहते हैं। अब सम पीसेस आर बीइंग कंप्रेस्ड। अब कुछ पीसेस के ऊपर वज़न डाला गया है, जैसे कि ये कॉलम्स हैं तो उनको कंप्रेस किया गया है, दबाया गया है, दबाव महसूस कर रहे हैं वो अपने ऊपर, तो दीज फोर्सेस आर स्क्विशिंग देम, उनको दबा रही हैं, प्रेस कर रही हैं। ठीक है, जैसे आप कोई ट्यूब में से टूथपेस्ट निकालते हो तो आप उसको स्क्विश करते हो, उसको दबाते हो तो आगे से आपका पेस्ट निकल आता है। सम पीसेस आर बेंडिंग बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिज, और कुछ इसमें ऐसे
पीसेस है जो बेंड हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिज का वज़न है, उसका वेट है, तो वो वेट की जो फोर्स है ना वो उसको क्या कर रही है कि बेंड कर रही है, मोड़ रही है। अब इन्हीं 3 फोर्सेस को और अच्छे से समझते हैं इनके पिक्चर्स के तहत। सबसे फर्स्ट पिक्चर जो बनी हुई है उसमें आप फोर्सेस के एफ के एरोस को देख सकते हो। बेंडिंग जहाँ से हो रही है ना, यानी सेंटर वाली जगह, उसमें फोर्स क्या कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, और दोनों साइडों पर इसकी अगर देखें तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लग रही हैं। 2 फोर्सेस ऊपर की तरफ जा रही हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, तो वो चीज़ मुड़ गई है, बेंड हो गई है। दूसरी पिक्चर में आप जाओ कंप्रेशन की या कंप्रेस करने की, तो उसमें दोनों तरफ से फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट अंदर की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। तो वो चीज़ कंप्रेस होना शुरू हो गई है, इकट्ठी होना शुरू हो गई है, दबनी शुरू हो गई है। जैसे आप तकिए को दोनों तरफ से पकड़कर दबा दो तो वो कंप्रेस हो जाता है। अब टेंशन आप देख रहे हो कि एक चीज़, एक फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कंप्रेशन में क्या था, एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से, और टेंशन में क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे आप स्ट्रेच करते हो रबड़ बैंड को। तो ये 3 फोर्सेस हैं किस तरह एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स ऊपर नीचे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए, और एक फोर्स एक दूसरे से ऑपोजिट जा रही हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो वो स्ट्रेचिंग में जा रही हैं। तो 3 फोर्सेस का क्या नाम हुआ, एक बेंडिंग, दूसरा कंप्रेस और तीसरा टेंशन यानी स्ट्रेच जब हम करते हैं किसी चीज़ को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उसकी 3 तरीके हैं उसको मालूम करने के। अ फोर्स कैन मेक समथिंग मूव एंड ऑल्सो चेंज इट्स स्पीड। अब कोई भी फोर्स अगर किसी चीज़ पर अप्लाई हो रही है ना, तो वो उसको मूव करेगी। जो चीज़ पहले एक जगह पर थी अब वो वहाँ मौजूद नहीं, हमने धकेल कर उसको दूसरी जगह पर ले गए। इट मीन्स कि हमने उस पर फोर्स लगाई है, ठीक है ना, अप्लाई की है। या जहाज़ का उड़ना, पहले वो ज़मीन पर था और फिर एकदम फोर्स से हवा में चला गया, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, उसकी स्पीड भी चेंज हो गई। नीचे जब वो रनवे पर दौड़ रहा था टेक ऑफ के लिए, तो वो उसकी और स्पीड थी। जब वो फ़िज़ा में चला गया, हवा में चला गया, तो उसकी स्पीड डबल ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज़ हो गई। अब एक तो ये तरीका पता चल गया हमें कि वो चेंज कर सकती है उसकी स्पीड, ठीक है, और उसको मूव करवा सकती है। अब दूसरी चीज़ जो है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देना, ये भी फोर्स है। अब आपकी तरफ एक बॉल आ रहा है, फुटबॉल ज़ोर से किसी ने हिट करके आपकी तरफ किया है, तो आप वो सीधा आपकी तरफ आ रहा है, तो अपने मतलब खिलाड़ी साथ वाला जो आपकी लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे आपका कोई पार्टनर है, तो आप उसको पास ऑन करोगे उस बॉल को और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे। पहले वो क्या था, वो आपकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा था, चलता हुआ आ रहा था, मूव करता था, ऑलरेडी मूवमेंट में था, उस पर फोर्स अप्लाई हुई थी मूवमेंट की। लेकिन जैसे वो आप तक पहुंचा, आपने उसकी उसी मूवमेंट के साथ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उसको पास करवा कर राइट या लेफ़्ट। अब तीसरी चीज़, यानी हमने सीख लिया कि हम मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव होने के दौरान उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट मूविंग एंड इवन चेंज इट्स शेप। अब चलती गाड़ी जाकर दरख्त से टकरा जाए, तो दरख्त की फोर्स ने क्या किया, उस मूवमेंट को उसकी स्टॉप कर दिया और साथ उसकी हुलिये को भी बिगाड़ दिया, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को जब रोका जाता है तो यकीनन वो डैमेज होता है, ठीक है, और उस पर फोर्स का इफ़ेक्ट आता है, तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। अब आगे चलते हैं मेजरिंग फोर्स। हम फोर्स को मेजर कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि ये ज़्यादा है या कम है। फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय अ फोर्स मीटर। फोर्स मीटर से हम फोर्स को मेजर करते हैं, नापा जाता है। जो टूल इस्तेमाल होता है फोर्स को नापने के लिए, उसको फोर्स मीटर कहते हैं। दिस हैज़ अ स्प्रिंग इनसाइड। उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। The larger the force, the further the pointer moves down the scale. जितनी फोर्स ज़्यादा लगेगी उतना ही उसका जो पॉइंटर है वो नीचे की तरफ स्केल में मूव करेगा।
जैसा कि आप इस न्यूटन मीटर के अंदर देख सकते हो कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उसके साथ ये स्केल के ऊपर कुछ रीडिंग्स आ रही हैं। नीचे जो एक आपको समझ लें कि नज़र आ रहा है एक हुक जिसके साथ वज़न बांधा हुआ है, तो वो जितना वज़न हम इंक्रीज़ करते जाएंगे उसके ऊपर बढ़ाते जाएंगे, वज़न को, वेट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो वो ऊपर स्केल की रीडिंग आना शुरू हो जाएगी कि अब इस पे 10 किलो है या 20 किलो है या 15 किलो है। वो उस हिसाब से, उस वेट के हिसाब से उसकी रीडिंग आएगी। यूनिट ऑफ फोर्स, अब हम कैसे पता चलाएं कि इसका यूनिट क्या है। जैसे हमारे हाथ में सेब का थैला और हमसे कोई पूछता भी आप कितने सेब लाएं, तो हम कहेंगे 4 kg सेब लेकर आएँ। तो वो जो हम 4 से आगे kg बोल रहे हैं ना, वो kg यूनिट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ किलो में है या लीटर्स में है या न्यूटन्स में है, ठीक है ना, या मीटर्स के अंदर है या किलोमीटर्स में है या मिलीमीटर्स में है। तो ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ना, ये यूनिट्स कहलाते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या बताया जा रहा है किस चीज़ के बारे में। और इन यूनिट्स की वजह से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी भारी, कितनी लंबी, कितनी डिस्टेंस पर या कितनी गहरी है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। सर इसहाक फोर्सेस आर मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड न्यूटन। और फोर्स का जो यूनिट है ना, यूनिट है, उसको हम न्यूटन बुलाते हैं या एन बोलते हैं। दीज आर नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सर इसहाक न्यूटन। और इनका जो न्यूटन इसको रखा गया ना, इसका नाम फोर्स के यूनिट का, वो सर इसहाक न्यूटन जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर इसको हमने रखा है। अ फोर्स मीटर इज़ ऑफन कॉल्ड अ न्यूटन मीटर। और इसके फोर्स मीटर को, जिससे हम नापते हैं फोर्स को, उसको न्यूटन मीटर कहा जाता है, यानी न्यूटन सर के नाम पर ही इस मीटर का नाम रख दिया गया है। व्हेन यू हैंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ न्यूटन मीटर, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस एंड द पॉइंटर इंडिकेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्केल। अब वो जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, वो फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है। जैसे ही हम हुक के ऊपर वेट डालते हैं तो वो स्प्रिंग एक दफ़ा नीचे की तरफ आता है और फिर वापस रिलैक्स होता है वहाँ तक कि जहाँ तक उसको वज़न उठा सकता है, और वहाँ उसकी रीडिंग आ जाती है कि जी इसने इतना वज़न इस वक्त उठाया हुआ है। तो ये इस तरह काम करता है। अब मैग्नेटिज़्म भी एक टाइप की फ़ोर्स है, एक जो कि पुल और पुश कर सकती है। वो किसी चीज़ को अपने से दूर लेके जा सकती है या अपने किसी चीज़ को अपने से नज़दीक खींच सकती है, ठीक है। नहीं, अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। ये आप सब ने बहुत पहले से ये सीखा हुआ है कि मैग्नेट किस तरह वर्क करता है। अब इसके बाद हमारे पास सिंपल मशीन्स हैं जिनमें पुलिस वगैरह हैं, और वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब हम स्ट्रेट अवे जाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेशर्स और व्हाट इज़ प्रेशर एंड प्रेशर इन लिक्विड एंड गैसेस। तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।